नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और भाई मैं पूछा हूं चंडीगढ़ माननीय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्पोक्स पर्सन JW नलिन तलवार और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। हमने ये तो पता था कि जो बीजेपी के IT सेल है वो बहुत तगड़ी है, वो किसी भी चीज को रोक सकती है। पर यह पहली बार पता लगा कि कांग्रेस की भी IT सेल आज के दिन बहुत स्ट्रोंग है। पिछले 1 या 1.5 घंटे से हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं और लाइव नहीं हो पा रहा है, या कट रहा है, कुछ और कर रहा है, जो भी है। आज हम जो बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने सुना होगा कांग्रेस पार्टी के जो सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं श्रीमान कर्नल रोहित चौधरी जी, उन्होंने जो कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, NFU के ऊपर, कि उनके घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में ये चीजें रखी गई हैं। अगर उनकी सरकार यहाँ पे सरकार आती है भारत में, तो वो ये चीजें पूरी करेंगे। और आज उसी मैनिफेस्टो में कि जो टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि कांग्रेस ने फिर दिया जवानों को धोखा, मैं तो नहीं कहूंगा। और इसके सवाल हम माननीय नलिन तलवार से भी पूछेंगे। उससे पहले मैं माननीय जो हमारे मेहमान हैं नलिन तलवार जी, मेहमान तो मैं हूं क्योंकि मैं इनके घर पे आया हूं। हाँ, और मैं पहले एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, उसके बाद में आगे की बात शुरू करते हैं। ये बहुत जरूरी है, जितने सैनिक भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, अपनी नैतिकता और के हिसाब से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हम जो वार्तालाप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के पास में जानी चाहिए कि सैनिकों की असली मांग है क्या, सैनिक चाहते क्या है, और सैनिकों के कंधे से बंदूक क्यों चलाई जा रही है 75 सालों से। क्योंकि सैनिकों की जो संख्या बल है वो 97% है पूर्व सैनिकों की, और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 करोड़ वोट हैं, इनके मालिक जो ठेकेदार हैं वो रिटायर्ड लॉबी कैसे बन सकती है? तो ये सवाल मैं आप लोगों की आत्मा से पूछता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखो। हम जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 का जो ऑर्डर था उसके तहत उसको लागू करेंगे, और जो जेसीओ जवानों की इम्प्लीमेंटेशन में जो OROP 1 और 2 में जो विसंगतियां पैदा कर दी गई हैं मोदी सरकार द्वारा, उसको पूरा करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी बहाल की जाएगी और मिलिट्री सर्विस पे समान लागू की जाएगी। इसके अलावा अग्निपथ की माननीय नलिन तलवार साहब, जो आपने सुन लिया होगा, ये कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी, जो बिल्कुल बोल रहे हैं इन चीजों के बारे में। पर मैं यहाँ पे आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है और जो ये कह रहे हैं वो दोनों ही चीज अलग है। मैनिफेस्टो में कुछ और लिखा है और ये माइक पे कुछ और कह रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि इन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। नमस्कार साथियों, मैं JW नलिन तलवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सबका चैनल पर। और जैसा कपिल जी आपने कहा, इसे कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क। पहले तो ये होता, ये पुराना एक वो मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्रिंट किया गया है, जो सबको बांटा जाएगा मीडिया में भी और YouTube वगैरह सब जगह, जिसका विश्लेषण किया जाएगा, वो जो मैनिफेस्टो है वो अलग है। लेकिन साहब इक्वल MSP की भी बात कर रहे थे, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी बात कर रहे थे, और हर चीज की बात कर रहे थे। OROP की विसंगतियों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आऊंगा OROP की विसंगतियों के बारे में। आपने सुना होगा कि इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कहा है कि JCO जवानों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करेंगे, जो कि मोदी सरकार ने पैदा की हैं। इन सब को कहने से पहले मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, कि हम लोग किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, ना विपक्ष में। हमारा सिर्फ मुद्दा है इसका विश्लेषण करना कि जो कहा जा रहा है क्या वो सही में जवानों के हित में है, क्या जो बात रोहित चौधरी जी ने कही है वो जवानों के हित में है या नहीं है, इनका मैनिफेस्टो में जो लिखा है या जो ये बोल रहे हैं वो हमारे हित में है या नहीं। इसे जानने के लिए इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है OROP की। इन्होंने कहा कि JCO जवानों के उसके अंदर जो विसंगतियां हैं उनको हम दूर करेंगे। तो भाई JCO जवानों की विसंगतियां नहीं,
सबसे पहली बात यह है कि 1973 के बाद जितने भी कमीशन बने, कमेटी बनी, जो भी बना, उन्होंने जो कहा, आप कहिए कि हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या इन्होंने कोश्यारी कमेटी के बारे में एक शब्द भी बोला कहीं, या अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि जो कोश्यारी कमेटी जो फाइनल थी, लास्ट थी, जिसे कि कांग्रेस सरकार ने भी माना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने फिर पैसा भी उस समय 2013 के स्टार्टिंग में जो बजट था उसके अंदर दिया, सब कुछ किया, तो उसे इंप्लीमेंट करना है ना। तो ओआरओपी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उन जवानों के लिए थी जो जल्दी रिटायर होके आ जाते हैं, मतलब रिटायर नहीं मैं कहूंगा उसको, ये शब्द गलत होगा, ये थोड़ा इज्जत देने वाला है। ये है कि उन्हें जबरदस्ती निकाला जाता है क्योंकि फौज को जवान रखना है, इसलिए 15 साल 15+2 करके उनको 17 साल में निकाल दिया जाता है, जबकि वो अपनी जवानी में होते हैं। मतलब जवान तो हैं, जवानी में होते हैं, शारीरिक तौर पर वो 35, 37, 38 इस उम्र के जवान होते हैं, क्योंकि 16 साल में भर्ती हो जाते हैं, 16 साल 17 साल सर्विस की तो 32, 33, और जो 18 में भर्ती हुए तो थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं उसको, तो उस प्रकार से है। तो क्या ये लोग, उस कोश्यारी कमेटी ने जो रिकमेंड किया था कि ये सिर्फ और सिर्फ उन जवानों के लिए है, या जो थोड़े बहुत बचते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा होती है जो जेसीओ रैंक वगैरह तक पहुंचते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को भी साथ में लिया गया था कि वे थोड़े नंबर में हैं तो उनको भी साथ में रखते हैं, और ये जवानों के लिए है, बेसिकली जवानों के लिए। तो क्या ये अफसरों के लिए बंद करेंगे? मेरा प्रश्न ये है। कपिल जी, आप भी इसके ऊपर विचार कीजिए कि, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया करके इसे कमेंट में भी लिखें कि अगर ये बात करते हैं कि जेसीओ जवानों के प्रति जो मोदी सरकार ने विसंगतियां पैदा की हैं, तो सबसे बड़ी विसंगति जो पैदा की है, जिसके की कारण प्रधानमंत्री मोदी जी को गली कूचे में जाके बोलना पड़ा कि इस गली के अंदर मैंने 100 करोड़ दे दिए, इस जिले में मैंने इतने दे दिए, इस स्टेट में JNK में मैंने इतने करोड़ दे दिए, वहां इतने करोड़ दे दिए, यहां तक कि राष्ट्रपति महोदया पहुंच गई कि 1 लाख करोड़ तक दे दिए गए हैं ओआरओपी के अंदर। लेकिन वो धन गया किसके पास? क्योंकि सबसे बड़ी विसंगति तो ये पैदा की कि इन्होंने जो टैक्स पेयर का जमा किया हुआ पैसा है, जो टैक्स देते हैं, उस पैसे की एक तरह से बंदरबाट के अंदर अफसरों को सब कुछ दे दिया। अब ये लोग NFU की भी बात करते हैं, तो मतलब NFU भी दे देंगे, तो मतलब सब कुछ उन्हीं के लिए है। उसमें आऊंगा सर, मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर जो TS कर्नल चौधरी साहब ने जो बात रखी, उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि उन्होंने जो बात माइक के ऊपर बोली और जो मैनिफेस्टो में है वो उनसे ताल्लुक नहीं रखती। मैनिफेस्टो में बिल्कुल अलग चीजें हैं, पर उन्होंने एक तरह से जो 5 करोड़ वोट है उनको खींचने की कोशिश की है अपनी तरफ। दूसरी बात यह है कि जो कोश्यारी कमेटी है, जो माननीय कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में मानी, तो भगत सिंह कोश्यारी जी को आप अच्छी तरह जानते हो, वो बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे और पिछले समय वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। तो कोश्यारी कमेटी के ऊपर जो कर्नल रोहित चौधरी ने कुछ भी नहीं बोला। और देखो, आप लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था 2015 में, जंतर मंतर में भूख हड़ताल करी थी सबका कमेटी ने 10 से 11-12 दिन की। जो माफ कीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गई, उसके कारण थोड़ी सी रुकावट है। चलिए सैनी भाइयों, इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में अपनी नैतिकता के हिसाब से शेयर कर देना। हम नहीं कहेंगे क्यों, आपने ये करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मांगे पे जो चर्चा हो रही है, जो आज का दौर चल रहा है, वो बड़ा गर्म चल रहा है, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। सब अपनी तरफ पूर्व सैनिकों को लुभाना चाहते हैं। एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई कि पूर्व सैनिकों की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। 140 सांसद सीटों को प्रभावित कर सकते हैं 550 में से। सर, मैं अपनी बात पे आऊं, 2015 में जब वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे, उस समय आप लोगों ने 11-12 दिन की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने भूख हड़ताल करी थी जंतर मंतर पे। बिल्कुल। उसके अंदर हमारे बहुत ही सम्मानित मेजर जनरल सतवीर साहब भी थे, उस मसीहा जिसको हम पेंशन का कहते हैं, वो भी वही जंतर मंतर, हाँ, अपना धरना लगा के बैठे थे। मतलब ऑफिसर
कि वर्ग के लिए मैं उनको बेनिफिट हो, वो हर एक का कर्तव्य भी होता है। इसमें मैं कोई उनको हम लड़ रहे हैं तो अपने जवानों के लिए लड़ रहे अपने हैं, जवानों के लिए, तो उनका लेकिन वो जो बात मैं आपके यहाँ पे काटना चाहूंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए, मगर वो जो कर रहे थे वो जवानों को बेवकूफ बना के और अफसरों की मदद कर रहे थे। हम अफसरों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम साफ कह रहे हैं कि भी गलत हुआ है, ये बहुत गलत। तो उस समय कर्नल रोहित चौधरी भी उसी टीम का हिस्सा थे, बिल्कुल 100% हिस्सा थे। कांग्रेस के जो सैनिक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है उसी समय वो इसके अध्यक्ष थे। एक चीज तो बिल्कुल साफ होगी। दूसरी चीज सर, इसके अंदर जो उन्होंने अपने मैंने जो वीडियो आपको सुनाया उसके अंदर वो कुछ बोल रहे हैं। और मैं मैनिफेस्टो की बात करूं आपसे, मैनिफेस्टो के अंदर 48 पेज हैं, ये जो कांग्रेस के हैं, आप देख सकते हो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, ये मैनिफेस्टो है कांग्रेस का भाई, एकदम पास में ये लो, ये मैनिफेस्टो 48 पेज का। इसके 38 पेज पे जो डिफेंस से संबंधित है वो मांगे कांग्रेस ने रखी है। इसमें जो मांगे रखी है सर, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूं। इसके अंदर एक ये जो माननीय अपने सैनिक प्रकोष्ठ के कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम जवानों को आरपी, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और एनएफयू, ये फलाना धक्कड़, एनएफयू पे मैं नहीं जाऊंगा, बाद में आऊंगा। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इसमें चर्चा हो रही है, जबकि डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर ये कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, क्या सिपाही से लेके और जो हमारे सूबेदार मेजर ऑन द रेडी हैं, जो एक नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन भी 5500 से 5700 रुपये लेते हैं, क्या वो टैक्स के दायरे में आते हैं? बिल्कुल नहीं, ये जो है नाम जवानों का लिया जा रहा है। हाँ, ये जो है नाम जवानों का लिया जा रहा है और काम जो है अधिकारियों के लिए किया जा रहा है। जो आज तक ये लोग करते आए हैं कि नफरी जवानों की दिखानी है और फाइल अपनी आगे करनी है, आप वही चीज है। आप सीधा इंजाम लगा रहे, क्योंकि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, और उस समय जब माइक से बोला जाता कि मेरे जवान अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी तो छोटे रैंक के सैनिकों को मिलेगी, उसमें से प्रीमेच्योर बाहर हो गई। और सिपाही से हवलदार की आपने पता ही कि उनकी जो बढ़ोतरी हुई 900 रुपये से 1900 रुपये की हुई। जेसीओ रैंक को फर्स्ट 1 रैंक 1 पेंशन में 298 रुपये मिले, सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में 0 मिले, बिल्कुल साफ हो गए। उनको रिंग रोड पकड़ा गया, मतलब वो शहर में तो घुसे ही नहीं, मतलब जो टेबल निकली 666 नंबर, अगर हम कहे कि उसके अंदर वो घुसे हैं, नहीं, वो टेबल के चारों तरफ से चक्कर लगा के रिंग रोड पकड़ा दिया, बिल्कुल ये पकड़ा दिया। ये सीधी सी उसमें बात हो गई कि भाई जब वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा था तो माइक के ऊपर एक अलग चीज बोली जाती थी, मेरी सैनिक विधवाओं माता बहनों को मिलेगा, उनको मिलेगा, ये मिलेगा। और जो फाइलें थी, जो भारत सरकार से बात हुई, तो उसके अंदर एक वर्ग की मांगे थी। उसके अंदर साहब वहां पे ये था कि माइक के ऊपर जवानों को ही बहलाया फुसलाया और ये बताया जाता था कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो मेमोरेंडम बनता था आज तक, मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने देखा कि उस समय जो पारिकर साहब को मेमोरेंडम दिए इन लोगों ने, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय 2014, 15, 16 वगैरह में, तो उनमें क्या था? एक भी आईएएसएम का मेमोरेंडम किसी के पास नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा, पुराने वीडियोस देखिए, इनके जो वो लगाया हुआ था इन्होंने अपना, जहां पे धरना स्थल की मंच वगैरह बनाया हुआ था, उसके अंदर भी जवानों के लिए कोई भी पोस्टर नहीं लगा हुआ था। ये तो जब हमने भूख हड़ताल वगैरह की और हमारा वो लंबे समय तक धरना चला, पहले धरना चला फिर भूख हड़ताल की गई, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम जो है वापस चली गई थी हफ्ते भर के लिए कि दूसरी टीम आ गई थी वो देखेगी जयपुर से, तो वो लोग वहां 2 दिन के बाद फिर वापस आ गए, तब उन्होंने वो लगाया। हम लोग वहां पे मंच पर खड़े होकर यही बोलते थे, और जो वहां पे जेसीओ जवान उनके पास जाके बैठते थे वो बोलते नहीं साहब कह रहे हैं मेरा जवान वो सही है, तुम सारे के सारे चोर हो, तुम जो है हमारे बीच में फूट डलवा रहे हो। वो तो क्या तुम लोग जो है हमारे बीच में फूट डलवा रहे, तो ऐसी बात नहीं थी, हम फूट नहीं डलवा रहे थे, हम सच बता रहे थे। ये हकीकत तब मालूम पड़ी जब ओआरओपी सामने आ गया, और ओआरओपी 2 आते आते तो सबके सामने खुल के सामने आ गया कि भैया आप लोगों के लिए नहीं है ये। क्यों? इसका मेन कारण क्या है? जवानों की प्रमोशन के अंदर बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी रुकावटें लगाई जाती हैं, तब प्रमोशन मिलता है।
लेकिन अधिकारियों का इन्होंने जो है कर्नल तक टाइम स्केल कर दिया। जो जब भर्ती हुआ उतने साल उतने महीने के अंदर वो जब रिटायर होंगे तो सबकी तनख्वाह एक बराबर होगी। उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नहीं आएगा कि 20 साल की सर्विस का हवलदार एक पहले बना एक बाद में बना, उसके इंक्रीमेंट नहीं है तो इसके अंदर अप और डाउन आ जाएगा। उनके सब बराबर है, तो जितनी तनख्वाह उस कर्नल को मिल रही है उस टाइम पे बाकियों सबको भी उतने पे आ जाएंगे। उनकी तनख्वाहें भी उसी पेंशन उसी लेवल पे आ जाएगी एक साथ बराबर। हमारे इसमें क्या है कि एक की जो बहुत जल्दी बन गया, जैसे एयरफोर्स के अंदर है 10%, 30%, 60%, तो जो 60% में बहुत लेट बनते हैं वो प्रमोशन, और 10% जो है वो 16 साल की सर्विस के बाद ही जेसीओ बनना शुरू हो जाता है। तो वो उसके कारण हमारा टॉप और लो सबसे ज्यादा और सबसे कम जो है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। फिर उसको डिवाइड बाई 2 करके जो एवरेज आता है वो हमको दिया जाता है, तो हमारी पेंशन हो जाती है बहुत कम। ये चीजें कभी भी किसी को बताई नहीं गई, कभी कंसिडर नहीं की गई, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जवानों की नफरी दिखाई, सरकार को दबाया धमकाया और अपने लिए सब कुछ ले गए, जबकि अधिकारियों को तो कुछ था ही नहीं। और इसमें सर ये ट्विटर भी उनका आया, मैं ट्विटर का भी आपको शॉर्ट स्क्रीन दिखा सकता हूं। इसके अंदर वो कह रहे हैं एनएफयू की मांग को पूरा किया जाएगा। मतलब एक तरफ से वो ओआरपी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एनएफयू की मांग कर रहे हैं। इससे तो जो मान लो कर्नल जो है और उसका कोई साथी जनरल बन गया तो उसको तो वही पेंशन मिलने लग जाएगी। बिल्कुल वही। और देखो ये एक साफ सुथरा संदेश है जवानों के लिए। ओआरपी के फिर वो ओआरपी भी लेगा, ओआरपी भी लेगा वो, और उसके अंदर जिसका नहीं बना है साथी, जिसका बैचमेट जनरल नहीं बना है वो उसको भी ओआरपी के अंदर, क्योंकि उतने साल की सर्विस उसने भी की है, वो भी कर्नल है, तो वो एनएफयू भी लेंगे ओआरपी भी लेंगे। जिनके साथी जनरल नहीं बने उनको भी मिलेगा वही तनख्वाहें, ओआरपी के अंदर आ जाएंगे वो लोग, पेंशन वहीं की वहीं पहुंच जाएगी उनकी। आप कहना चाहते हो कि जो कांग्रेस के इसमें मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में है और जो कर्नल रोहित चौधरी ने मीडिया में आके बोला वो कोई ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि मैनिफेस्टो में बिल्कुल अलग चीजें हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। नाम जेसीओ वही, मतलब इनकी सबसे बड़ी जो वो प्लस पॉइंट है ना, ये हर जगह नाम जेसीओ जवानों का लेते हैं, शुरुआत जेसीओ जवानों के नाम। फिर ये मैनिफेस्टो बनाया किसने कांग्रेस का? क्या मतलब अरे भाई राहुल गांधी ने बनाया है या माननीय सोनिया गांधी ने बनाया है या उनकी जो कांग्रेस के लीडर है उन्होंने बनाया? ये जो 7-8 पॉइंट है ये अधिकारियों की ही टीम जो है, कर्नल रोहित चौधरी ने सारे नहीं बनाए होंगे। जो ये सारे के सारे, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं कि जो अधिकारी हैं ये किसी भी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ में हो, इनका मेन सारे के सारे पॉइंट्स अपने सबके सेम रखते हैं। डिफेंस के पॉइंट मतलब रिटायर्ड अधिकारी बनाते हैं, जो कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं, वो मैनिफेस्टो में वही रखती है। जिसकी भी सरकार आएगी सारे के सारे उसको सपोर्ट करेंगे और वो फाइलें आगे लेके जाएंगे। अगर कल को कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो बीजेपी वालों के पॉइंट जो होंगे वो भी ये लेके अपने कांग्रेस वाले जो कांग्रेस के प्रकोष्ठ में अपने उनके पास पहुंच जाएंगे। अगर किसी और दल की सरकार बन जाती है तो उनके प्रकोष्ठ के पास ये सारे के सारे वही पॉइंट लेके पहुंच जाएंगे और ये अपने पॉइंट्स के ऊपर ही लड़ते हैं, अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। लेकिन 97% जो है वो है जेसीओ जवान, 97% है हम। तो हमारी नफरी दिखा के ये हमारे पीछे हैं सारे के सारे, हमारी बात मानते हैं, हमारी कमांड में चले हैं, हमारी कमांड सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने सबको मैक्सिमम लोगों को जो है अपना वो बड्डी बना के रखा है, सहायक बना के रखा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, सब कुछ किया है ड्यूरिंग सर्विस। और आज कैसे रिटायर होने के बाद क्या ये वो वाल्मीकि बन गए? पहले अंगुली माल थे, रिटायर होने के बाद वाल्मीकि बन गए। ये हमारी जवानों की वो पॉइंट्स लेके जाएंगे? नहीं, ये हमारा नाम लेके जाते हैं, हमारे संख्या बल को लेके जाते हैं, उसको जाके दिखाते हैं वहां पर। फिर सर जो रिटायर्ड जवान है वो भी तो दरी कुर्सी बिछाने में उनको मजा आ रहा है। अब आप देखोगे बहुत सारी जगह, हरियाणा में देखोगे आप कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रधान बने हुए हैं, या राजस्थान में, उत्तराखंड में, या जम्मू में, या पंजाब में, वो कोई प्रधान कांग्रेस की रैली करवा रहा है, कोई बीजेपी पार्टी की करवा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की, कोई क्षेत्रीय दलों की, और वहां उस स्टेज के ऊपर रिटायर्ड लाभी भी बैठ रही है, खूब आके बैठ रही है। वही चीज है। तो एक जो ये मैनिफेस्टो जो बनाया, आपका सीधा इल्जाम है कि ये जो मैनिफेस्टो जो राजनीतिक पार्टियों में बनाते हैं और जो मैनिफेस्टो में ये मतलब सेनाओं से संबंधित
जो पॉइंट डालते हैं ये सिर्फ उन पार्टियों से जुड़े हुए जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वही डालते हैं, उन्हीं के पॉइंट से। तो फिर इसके अंदर जवान क्यों नहीं डाल सकते? जवानों की तो संख्या 97% है। कारण ये है कि जवानों को आगे आने ही नहीं दिया जा रहा है। जवान आ भी तो नहीं रहे ना सर, दरी कुर्सी बिछाने में है। वो मेरी बात सुनिए, जो आगे जाते भी हैं उनको दबा दिया जाता है। हाँ। किसी ना किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत बढ़ते भी हैं एक लेवल तक जाके उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि सैनिक प्रकोष्ठ के अंदर ये लोग उन्हीं को, अधिकारियों को ही रखते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साथियों, कपिल थोड़ा बाद में आया था, हम लोग 2014 से शुरू हो गए थे, तो मेरा मीडिया के साथ बहुत कांटेक्ट था। मैं उस समय वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में था, मीडिया वालों के साथ बहुत कांटेक्ट था। कई लोगों के फोन आते थे, बात करते थे, और मैक्सिमम किसी को भी ये पता नहीं था कि जवान क्या आइटम है, क्या चीज है जवान, ये जवान होते क्या हैं। वो उनके लिए सारे के सारे ही अफसर थे, और हम लोग जो थे कुछ भी नहीं, हमको कुछ नहीं मानते थे। क्यों? इसका एक मुख्य कारण है, जब भी कभी आपने देखा होगा किसी आतंकवादी घटना के अंदर शहीद हो जाते हैं जवान, 3 हुए 4 हुए, एक छोटी सी खबर आ जाती है कि वहां पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके अंदर 3 जवान घायल हो गए या 3 जवान शहीद हो गए। मगर अगर एक अधिकारी को कुछ होता है तो आर्मी की तरफ से सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्पेशल, वो उसका जो कोर है वहां से एक प्रेस विज्ञप्ति निकल रही है, कहीं से निकल रही है, हर जगह से सिर्फ उसके रैंक, नाम और उसी के साथ बताया जाता है कि एक हमारा एक अधिकारी शहीद हो गया। मैं भी आपकी यही, मैं जो मेरे, लेकिन जवान जो है उनका क्या आएगा, एक छोटी सी खबर आ जाएगी कि वहां पे आतंकवादी हमला हुआ, उसके अंदर एक जेसीओ और 2 जवान जो है शहीद हो गए, खत्म हो गई बात। सर मेरे मुंह में और किसी मतलब पत्रकारों को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज होती है जवान। उन लोगों को मैंने समझाया कितनों को, तो ये हम एक अलग कैटेगरी हैं भाई, हमको आप एंटाइटी लेके चलिए। हमारे जो हम लोग हैं, हम भी अपने विचार रख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए मैं इतने सालों से लगा रहा कि ये जो हमारे जवान नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां पे जाके दरी कुर्सियां बिछा रहे हैं वहां आपको कुछ नहीं मिलना है। अपने लिए, खुद के लिए दरी कुर्सी बिछाइए, अपने भाइयों के लिए बिछाओ यार, इतना ही शौक है तो आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन आगे बढ़िए, आपको खुद सोचना पड़ेगा। हजारों लाखों ने छोड़ा है इनको। सर आपने मेरी मुंह की बात छीन लिया, जो आपने कहा कि किसी आतंकवादी घटना में देश की रक्षा करते हुए अगर मान लो 3 जवान शहीद हो गए और वहां पे एक ऑफिसर शहीद हो गया, तो ये तो एक सच्चाई की बात है। और सैनिक जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है वो 10-10 ग्रुपों में शेयर भी करना है इस वीडियो को, और भाई इस के ऊपर कमेंट करके भी बताना कि जब भी मीडिया में कोई खबर आती है, जैसे भाई कोई आतंकवादी हमले में 3 जवान शहीद हो गए, एक ऑफिसर हो गया, तो सर वहां पे पता क्या दिखाते हैं कि 3 जवान शहीद हो गए, एक ऑफिसर हो गया। और ऑफिसर पैदा कब हुआ था, किस स्कूल में पढ़ा, उसके टीचरों से इंटरव्यू किया जाता है, फिर गांव में किया जाता है, फिर अलग जगह किया जाता है, माँ बाप, मतलब एक ही व्यक्ति चलता रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब जवान तो मतलब जवान भी तो पढ़ा होगा किसी सरकारी स्कूल में, उसके टीचरों को नहीं लेके आया जाएगा मीडिया में उन चीजों में। अच्छा, एक और भी चीज है इसके अंदर, अगर किसी स्टेट में 3 जवान हो गए और एक ऑफिसर हो गया, तो स्टेट का मुख्यमंत्री ऑफिसर के घर जाता है, वो जवान के घर में नहीं। आप ये देखो ना कि इसका मेन एक और कारण है, जो ये पत्रकार जो हैं, डिफेंस बीट बोलते हैं कि ये डिफेंस बीट के पत्रकार हैं, इनको वहां रक्षा मंत्रालय के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, एक कोर्स होता है, इनका कोर्स होता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां पे सभी अधिकारियों के साथ इनको मिलाया जाता है, जवानों के साथ नहीं, क्योंकि वहां भी जवानों का इस्तेमाल जो है एक सहायक के तौर पे होता है। अगर ये आर्मी के एरिया में कर रहे हैं तो वो ट्रे के अंदर जवान पानी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि ये लेबर है, ये लेबर क्लास है, और बाकी चलाने वाले यही लोग हैं। और उसके बाद भी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट अफसर्स के साथ ही होता है। मतलब इतनी सारी जगहों से प्रेस विज्ञप्तियां निकलेंगी कि हर जगह से छपती रहेंगी, हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल पे। लेकिन जवानों का जब होगा तो जो उनकी मर्जी है, इन्होंने एक लेटर लिख के दे देना, एक प्रेस विज्ञप्ति छोड़ी दे देनी, 2 जवान जो थे शहीद हो गए, और यही चीज बस इतनी चलेगी। लेकिन जब ये लोग खुद उसको निकाल के देंगे ट्विटर के ऊपर, जितने उसके उस अफसर के कोर के अफसर होंगे सारे के सारे उसको वायरल करते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, उसको फैलाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। सर मैं एक बात याद आ गई, जो अभी एक पिक्चर का छोटा सा ट्रेलर चला हुआ है, जो पिक्चर आई थी फील्ड
मार्शल मानेकशॉ की। तो उनके किसी सीनियर ऑफिसर ने उनसे 20 जवान मांगे अपने घर पे काम करने के लिए, और फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने वो जवान उनको नहीं दिए, उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निकाल दी। ये उस सीन है उस पिक्चर में। और जब उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी निकाली और बड़े अफसरों ने उनसे पूछा कि जब आपके सीनियर ने 20 जवान मांगे थे, तो मैं बड़ा अच्छा लगा मेरे को फील्ड मार्शल मानेकशॉ का जवाब सुन के कि जो मेरे जवान हैं वो कोई मजदूर नहीं है। अगर मेरे सीनियर ऑफिसर को कोई मजदूर चाहिए तो मैं उनका नंबर दे सकता हूं, ठेकेदार का, कांटेक्ट करो और अपने जो भी काम है घर के वो करवाओ, पर मेरा जवान नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छा उसमें एक वो चीजें चल रही, मतलब उस फिल्म में भी ये देखा गया है कि ये भेदभाव है और उस समय से है। जब एक फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने, जो उनका रैंक उस समय कम भी था और उस समय भी उसका विरोध किया। सर हम वापिस टॉपिक पे आते हैं। जो देखो एक चीज तो है, कांग्रेस की सरकार इतने सालों में रही है और कांग्रेस तक अभी तक, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जवानों की 97% संख्या बल होने के बाद में भी जवान सैनिक प्रकोष्ठ तक नहीं पूछ सके, या माननीय जो बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा साहब है, या अमित शाह साहब है, या अपने मोदी साहब है, इनके पास नहीं पूछ सके। इधर से कांग्रेस के हैं, खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इधर से राहुल गांधी है। मतलब जवान आज तक 97% होने के बाद में भी वहां तक नहीं पूछ सके, जबकि आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की है। एक साल में बहुत कुछ चीजें चेंज भी हुई हैं। जिस तरह से अब ये सैनिक प्रकोष्ठ में जो अफसर बैठे हैं, ये जवानों की मांगों को उठा के एक बरगलाने का काम कर रहे हैं कि जवान हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, दरी कुर्सी बिछाए और फिर हम इनको लपेट के और फिर हम कहीं राज्यपाल बन जाए, सांसद बन जाए। एक सीधा सा इशारा तो ये है। अभी पीछे एक और व्हाट्सएप मैसेज आया था, मैंने बोला भी उसके अंदर, तो बोले कि जी वो मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे ये साहब आ रहे हैं, वो साहब आ रहे हैं, सभी जवान पहुंचो, इनको सम्मान दिया जाएगा। पता नहीं कुछ नाम दिया था सम्मान का भी। मैं कहा ऐसा है, वहां जाके दरी कुर्सी बिछाना और उसी को अपना परमवीर चक्र समझ। नहीं, दरी कुर्सी के साथ में वो सर चार पूरी भी देते हैं, आलू की सब्जी भी देते हैं, चाय पकौड़े हैं। और हमारे तो एक कहावत है हरियाणा राजस्थान में कि 4 पूरी और सब्जी पूर्व सैनिक को दिख जाओ तो वो ठोडी टेक देता है, वो ठोडी टेक देता है। और 100 रुपये की उनको वो लोई दे दो, चद्दर दे दो। उनको यही नहीं मालूम कि जो 100 रुपये की लोई दे रहे हो वो पैसा आपका ही है, कहीं ना कहीं से वो खर्च किया जा रहा है। पर उनको ये लगता है कि अगर ये लोई देने वाले ऊपर वाले अपनी जेब से कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारी लीग है, ये भी पैसा हमारा ही है, क्योंकि हमारे ही लीगों में पूर्व सैनिक के, किसी में बिजली का काम करता है, किसी में जीओजी का काम करता है, कई राजस्थान में सिक्योरिटी एजेंसियों का काम करता है। हमारे जवानों ने वो पैसा कमाया है, उनकी तनख्वाह से 8 या 10% वो लीग व संस्था रखती है। मतलब बड़ा ही एक दुर्भाग्य की बात है। तो सर मैं लास्ट में वीडियो में यही कहूंगा, जो कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल टीएस कर्नल साहब रोहित चौधरी ने कहा, वो मैनिफेस्टो में जो लिखा है, मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं लिखा जवानों के लिए, सिर्फ लिखा है ऑफिसर के लिए। ये आपने पढ़ लिया। डिसेबिलिटी पेंशन हम जो है टैक्स फ्री कर देंगे। हाँ ठीक है, ये इन्होंने कहा टैक्स फ्री कर देंगे, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वीडियो के अंदर, उन्होंने कहा डिसेबिलिटी पेंशन की जो विसंगति है उसको भी दूर करेंगे। नहीं, इसमें ये क्या कह रहे हैं सर, देखो इसमें भी रोहित चौधरी ने घुमा दिया एक बात को। हाँ। उसमें बोल रहे हैं टैक्स फ्री कर देंगे, और इसमें जवानों को पकड़ में ना आए। वीडियो में क्या कह रहे हैं, वो ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन को फिर से लागू कर देंगे। मतलब जवानों को समझ में ना आए कि ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन है क्या, यानी कि स्लैब सिस्टम के अंदर लेके आएंगे वापस। जो टैक्स है कि 2.5 लाख जो लगा हुआ है टैक्स है, उसको हम माफ कर देंगे, लेकिन जवानों पे लग ही नहीं रहा। लेकिन जो वही जवानों को मतलब ही नहीं, उससे जो लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, उसके अंदर टैक्स फ्री की बात हो रही है। हाँ। यहाँ पे टैक्स फ्री की बात नहीं कर रहे हो बात। हाँ। क्यों टैक्स फ्री? टैक्स लग किसका रहा है? वो अधिकारियों का लग रहा है। हाँ। पूर्व सैनिक अधिकारी जो हैं, पूर्व सेना अधिकारी जो हैं, उनको टैक्स लग रहा है। उनकी पेंशन बहुत ज्यादा है, उनको उसके अंदर सारे टैक्स लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात सर, ये एनएफयू की मांग कर रही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष टीएस कर्नल रोहित चौधरी ने जो बात करी, वो करी चले उसकी एनएफयू की। क्या एनएफयू सिपाही हवलदार जेसीओज रैंक को मिलेगा एनएफयू से? जो ये कह रहा है कि इतनी अच्छी तरह से आवाज उठा रहा है गड़गड़ा के कि हम एनएफयू लागू करेंगे, तो उसमें किसकी बल्ले बल्ले होगी? क्या सिपाही हवलदार
जवानों के लिए तो है ही नहीं ना। क्यों एनएफयू नहीं मिलेगा? कोई, अरे भाई अगर जवानों को एनएफयू मिलेगा तो पूरे केंद्रीय सरकार के अंदर जितने कर्मचारी हैं, खाली फौज में थोड़ा ना होगा। आईएएस अफसर पहले उसको वहां लागू करवाएंगे अपने बंदों के लिए। हाँ। नहीं तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सारे के सारे हाथ खड़े कर देंगे। सेना में तो आपके मौलिक अधिकार छीने हुए हैं, आप कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। मगर जो दूसरी एसोसिएशंस हैं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की, वो तो काम छोड़ के खड़ी हो जाएंगी, हाथ खड़े कर देंगे। हाँ। तो उनको भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसमें सरकार जो काम ना भी करे, जो क्लर्क रिटायर हो रहा था वो अंडर सेक्रेटरी तक जो पहुंच जाते हैं, वहां पे ऊपर तक चले जाते हैं, क्लास 1 के अंदर भी पहुंच जाते हैं, तो उनकी तनख्वाहें लेनी शुरू कर देंगे वो पेंशन। एनएफयू से सर एक तो भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी होगी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आएगा। 100%। जैसे आईपीएस आईएएस और इन जो उच्च अधिकारियों को दिया, जो सिविल है, कलेक्टर हैं, एसपी है, इनको दिया, इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये राजनीतिक के नीचे रहते हैं। राजनीतिक जो नेता उनका हुक्म ना माने तो चार्जशीट कर देंगे, प्रमोशन नहीं होगा, तो उसी असेसमेंट गलत भर दी जाएगी और उनको उनकी पे पेंशन में नुकसान होगा, उनको प्रमोशन नहीं होगी। पर सेनाओं में तो जो एसीआर भरते हैं वो अच्छा काम करेंगे तो मेरे ख्याल में वो नेता तो भरते नहीं, वो तो सेना के अधिकारी ही भरते हैं। सेना के अधिकारी भरते हैं और हजारों बार कोर्ट में भी बोल चुके हैं। सेना जो है जब कोर्ट में जाती है तो बोलती है कि हमारे यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, पारदर्शिता है और सबको बताया जाता है कि कोई दबाव नहीं किसी पे, आपको ये जो है आपका एसीआर जो है इस तरीके से भरा गया है। उनको मतलब हमको नहीं दिया जाता, अधिकारियों को ये मैसेज मिलता है वापस कि आपको इतने जो एसीआर है आपका ये है, क्या है ग्रेडिंग आपकी ये है, तो उनको पता होता है और उनको वापस बताया जाता है कि भी इस कारण से आपकी ग्रेडिंग कम हुई है। तो यानी कि पारदर्शिता पूरी है वहां पर। ऐसा नहीं है कि दुर्भावना के तहत, जैसे राजनीतिक व्यक्ति है वो चाहेगा कि भी जो कानून संगत नहीं है वो भी काम करो। आप अगर मना करते हो कि भाई सिग्नेचर मेरे होंगे, बाद में कानून मेरे को पकड़ेगा, तो वो उसकी असेसमेंट खराब, एसीआर खराब कर देंगे। इसीलिए उनको वो एनएफयू दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती लेने वाली बात है। और यहाँ भी पीछे जो है जवानों की नफरी दिखाई जा रही है कि ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये आपको वोटिंग के अंदर दिक्कत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब चीजें हैं। सनी भाइयों, जो आज का जो मैसेज था वो था कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका पोस्टमार्टम करना। क्या वो जो पूर्व सैनिक है जो 34 लाख है, क्या उनके फेवर में था? तो इस मैनिफेस्टो में पूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं, 35 लाख के लिए इस मैनिफेस्टो में सिर्फ अफसरों के लिए। पर जो कर्नल रोहित चौधरी ने आके मीडिया में बोला वो मैनिफेस्टो से कोई ताल्लुक नहीं रखता। उन्होंने अपनी बड़ी बनाई बातें बोल दी, ना तो उसके अंदर मिलिट्री सर्विस पे की कोई बात हो रही है, ना ही डिसेबिलिटी 2.5 लाख रुपए की कोई बात हो रही है। वो टैक्स फ्री हो रही है, वो टैक्स आपको पता है किसके ऊपर लग रहा है। उसके अंदर एनएफयू की वो बात कर रहे हैं, एनएफयू हमारे को मिलना नहीं है। दूसरी बात, जो और भी है सीएसडी ईसीएचएस है, भेदभाव है, उनके ऊपर उनकी कोई बात नहीं है। अग्निपथ की स्कीम तो हमारे रक्षा मंत्री बोल गए कि बदलाव होगा। मतलब कहीं ना कहीं आज जवानों ने इतना तो कर दिया एक साल में कि जो जवान भाई हैं उनकी मांगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे पूछने में लग गई। और इसमें भी अभी रुकावट ये है कि जो हमारे ही रैंक के जो सैनिक भाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट में प्रधान बन के बैठे हुए हैं और जो आपको बरगला के बहका के आप लोगों को किसी राजनीतिक दल के पास में बिठा देते हैं। ऐसा ही वाक्य सर अभी पिछले दिनों झज्जर में हुआ। झज्जर में जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को बुलाया गया और बहुत सारे अफसरों को बुलाया गया और जवानों को कहा गया कि सैनिक विधवाओं को लेके आओ और 100 रुपए का सोल देंगे। और सर मैं कितना भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने वो सोल दिया, जिस संस्था ने वो दिया, 2017 की रिपोर्ट है हरियाणा विजिलेंस की, वो 60 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दी गई। देखो हमारा ये सैनिक भाई फिर कहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं मिलती, मिलिट्री सर्विस पे क्यों नहीं मिलती, जब ये पूर्व सैनिक अधिकारियों के पीछे जाके बीजेपी और कांग्रेस के झंडे उठाएंगे तो मिलिट्री सर्विस पे और 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, ऑनरेडी नायब सूबेदार की विसंगतियां मिलेंगी कहां से भाई? दूरी नहीं होंगी, वो दूरी नहीं होंगी जब तक आप कुर्सी दरी बिछाते रहोगे उनके पीछे, आपकी संख्या बल वहां पे जाता रहेगा। तो सीधा सा इसके अंदर जो मैंने अभी अपने
माननीय जो जेडब्ल्यू नलिन तलवार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के स्पोर्ट्स पर्सन और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी से जो वार्तालाप चला, इससे एक निष्कर्ष निकला है कि जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने जो बोला वो 100% नहीं 101% झूठ बोला। वो मैनिफेस्टो से उनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल 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 कि ये इसको हम इसकी एक कहावत है ना कि आटे में नमक, पर इन्होंने क्या करा, नमक में आटा मिलाया। तो भाई नमक की तो रोटी कोई खा नहीं सकता, आपको भी खाने की जरूरत नहीं है कि आप इनकी बातों में आके नमक की रोटी खा लो, तो फिर कड़वा ही मुंह होगा। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इस टॉपिक के ऊपर नहीं भाइयों, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि हम जो है किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, और भी पार्टियां जो भी उनके सैनिक प्रकोष्ठ के कहने पर जो अपने मैनिफेस्टो निकालेंगे, खाली कांग्रेस बीजेपी नहीं, अगर कोई और पार्टी भी राष्ट्रीय लेवल के ऊपर है और वो अपने उसके अंदर सैनिकों के बारे में पॉइंट डालेंगे, तो हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे जरूर करेंगे। जो न तो और चाहेंगे आप लोग मतलब किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, हम आपको ये नहीं कहते कि वोटिंग के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जवानों के लिए क्या अच्छा है या नहीं है उसी की बात करेंगे और उसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का मानना है कि हम किसी को इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि आप किसको वोट डालो या ना डालो, ये आपका विवेक है। आपको देखना है कि आपको किस पार्टी को या किस व्यक्ति को, क्योंकि मैं अपना पर्सनल मेरा वो है कि आपको व्यक्ति देखना चाहिए किसको आप वोट कर रहे हैं, पार्टी नहीं, जो आपकी बात संसद में उठा सके, वो नहीं जो पट्टा किसी पार्टी का डाल के वहां बैठा रहे और सुर्ती रगड़ता रहे ना। ऐसे आदमी को बिठा के आप किसके पास जाके फिर 5 साल रहोगे, अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताओगे ना, ऐसा मत करना। आप उस व्यक्ति को भेजिए जो जुझारू हो, जो कर्मठ हो, जो आपके काम कर सके और संसद में आपकी आवाज उठा सके, उसे करें। शरीफ भाइयों, आपको नमस्कार, जितने भाई जुड़ रहे थे। और अपनी नैतिकता के हिसाब से इस वीडियो में 35 लाख पूर्व सैनिकों को उनकी मांगों को पूछाने का एक आईना दिखाया और सब बात बोल दी साहब ने कि कांग्रेस बीजेपी को आप किसी को भी वोट दो, हमारा वोट से मतलब नहीं है। पर जो सैनिक प्रकोष्ठ बैठे हैं इन पार्टियों के अंदर, वो किस तरह से 97% पूर्व सैनिकों का जो छोटे रैंक के हैं उनके कंधों का इस्तेमाल करके ये राज्यपाल बनते हैं, सांसद बनते हैं और साथ की साथ एनएफयू जैसी मांगों को पूरा करवा ले जाते हैं। बस यही मकसद था इस चीज का खोलने का। और नैतिकता के हिसाब से हर एक ग्रुप में इसको शेयर करो, इस वीडियो शेयर करें साहब। जब उनके अंधभगत हो सकते हैं तो आप अपने भी अंधभगत बनो, अपनी मांगों के अंधभगत बनो और हर एक ग्रुप में इन वीडियो को डालो, चाहे वो राजनीतिक के हो या सिविल के ग्रुप हो, सबको पता तो लगना चाहिए कि एक्चुअल में सैनिकों के साथ में हो क्या रहा है। मैं ऑफिशियल जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो चैनल है मैं उससे लाइव था, और आप इसको लाइव कर सकते हो, इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो सबका कमेटी को। ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत सर।